Hello students, welcome to All About Civil. Structural Mechanics। इसमें हमने यूनिट स्टार्ट कर दी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ लिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दो थ्योरम्स हमारे पास, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट देखते हैं। बेसिक स्टेटमेंट क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी about an axis parallel to the body passing through its center is equal to the sum of moment of inertia of body about the axis passing through the center and product of mass of the body times the square of the distance between the two axes। कुछ समझ नहीं आया होगा तो एक एक करके बातों को समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करते हैं, कोई भी एक एक्सिस है हमारे पास, उसके अराउंड अगर कोई, उसके चारों तरफ अगर कोई बॉडी घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस है और एक उसके पैरेलल ही एक्सिस है, तो इस केस में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। यानी कि कोई एक गिवन एक्सिस है जो कि फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड वाली धुरी है, लेकिन एक और धुरी है जो कि उसकी बिल्कुल पैरेलल है, समानांतर है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस, जो भी कोई एक्सिस है उसके पैरेलल है और जो बॉडी है वो उसके सेंटर से पास हो रहा है, तो वो कितना इक्वल होगा? एक सिंपल एक्सिस है हमारे पास और उसकी एक और पैरेलल एक्सिस है, तो उसके सेंटर से कोई भी ऑब्जेक्ट पास हो रहा है और वो रोटेट कर रहा है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द एक्सिस। यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का है, जिसका हम सेंटर मान के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था रेडियस ऑफ गायरेशन से पहले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो एक एक्सिस के अबाउट, एक दूरी के अबाउट, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। एक तो ये वैल्यू हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट, प्लस दूसरी टर्म क्या होती है? दूसरी टर्म होती है प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ द बॉडी टाइम्स द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। यानी कि जितना भी बॉडी का मास है, जितना भी मैटर है उसके अंदर, वो सब उसका मास हुआ, तो जितना भी मास है, मास को मल्टीप्लाई कर देंगे इन डिस्टेंस, इन जो दो एक्सिस है इनके बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। जितना भी मास है बॉडी का मल्टीप्लाई कर देंगे बीच की जितनी भी पैरेलल डिस्टेंस है, दो एक्सिस है ना, दोनों एक्सिस के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का मिलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द बॉडी पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि कोई भी एक एक्सिस है, नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक एक्सिस हुआ करती थी, एक धुरी थी जिसके चारों तरफ कोई एक मटेरियल या कोई बॉडी या कोई पार्टिकल घूम रहा था उसके चारों तरफ, तो हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था। अब इस एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस है जिसका सेंटर का है, बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है,
बॉडी कहाँ से जा रही है, इसके बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, बिल्कुल सेंटर से। तो हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम फाइंड करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं नॉर्मल बॉडी के लिए, प्लस उसमें ऐड कर देते हैं जो भी बॉडी का मास है इनटू जितना भी डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में उसका स्क्वायर करके, तो mh² हो गया। इसको हम ऐड कर देते हैं नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो अब हम कह सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द body passing through its center is equal to the sum of moment of inertia of body about the axis passing through the center and product of mass of the body times the square of distance between the two axes। अगर सिर्फ पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर इमेजिन करके समझोगे कि ये हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है किसी भी पैरेलल एक्सिस का, वो इक्वल हो जाएगा नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस उसमें हम कर देंगे जितना भी मास है बॉडी का इनटू डिस्टेंस दोनों एक्सिस के बीच में और उसका स्क्वायर। तो अब हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या आया, हमारे पास फॉर्मूला आया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। अब आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हमने आई सी से रिप्रेजेंट किया है, आई सी से हमने दिखाया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी सेंटर के अबाउट है, प्लस एम एच स्क्वायर, एम है मास बॉडी का और एच है दोनों एक्सिस के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एच का स्क्वायर। तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेसिक डेफिनेशन और ये फॉर्मूला यहाँ से रीड करो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और यहाँ से हम इसका फॉर्मूला क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। तो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी फार्मूला में, वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। आई सी क्या है, आई सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, यानी कि सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है। एम है मास ऑफ द बॉडी और एच स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, यानी कि एच वैल्यू है दोनों एक्सिस के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये एच स्क्वायर है। तो आई यहाँ से हो गया आई इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन देख लेते हैं। Let IC be the moment of inertia of an axis which is passing through the center of mass। अब IC हमने मान लिया कि IC है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस का जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, A डैश B डैश, यानी कि डिस्टेंस जो है H है सेंटर के अबाउट से नॉर्मल आई है हमारा, और ए डैश बी डैश पैरेलल एक्सिस है और ये कितने डिस्टेंस पर है, ये एच डिस्टेंस पर है, यानी कि दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है एच। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। अब हमने मान लिया एक कोई भी एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो कितने डिस्टेंस पर है,
डिस्टेंस आर पर है, यानी कि बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है बिल्कुल उससे आर डिस्टेंस पर है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर, हम मानते हैं ऐसा कि पूरा जो बॉडी है, पूरी बॉडी का जो एक पॉइंट होगा बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। पूरा वेट हम मानते हैं कि वहाँ पर इकट्ठा है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो सी जी से डिस्टेंस है आर। तो आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्सिस, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ए डैश बी डैश एक्सिस का जो कि एच डिस्टेंस पर है। उसके बाद हमने एक पार्टिकल देखा, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो r डिस्टेंस पर है, बॉडी के r डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, r तो पहले से ही हो गया, और h क्योंकि उस एक्सिस से h डिस्टेंस पर है तो h और r को हम ऐड कर देंगे, इतना हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। अब बहुत ही सिंपल काम करेंगे। हम क्या करते थे, पहले में m इंटू आर स्क्वायर करते थे। m था मास और r था जितना भी डिस्टेंस था हमारा एक्सिस से बॉडी का, जितना भी डिस्टेंस था। यहाँ पर जस्ट क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क आया है, यहाँ पर एक्सिस का जो डिस्टेंस था दोनों एक्सिस के बीच में, वो हमें डिस्टेंस में और जोड़ना है, बाकी कोई भी फ़र्क हमारे पास नहीं है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए बी कितना हो गया, r प्लस एच। तो I इज इक्वल्स टू सिग्मा m r प्लस एच का स्क्वायर। फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से r प्लस एच का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh। नेक्स्ट लाइन में देख रहे हैं, अब हमने ब्रैकेट वाले हर एक को मल्टीप्लाई कर दिया m के साथ। तो सबसे पहली टर्म हो गई समीशन एम आर स्क्वायर प्लस समीशन एम एच स्क्वायर प्लस समीशन 2rh। तो ये दोनों डिस्टेंस हो गई। अब उसके बाद एम आर स्क्वायर होता है आई सी। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सेंटर के अबाउट जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो होता है एम इंटू आर स्क्वायर। अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली वीडियो देखोगे तो उसमें हमने यही पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एक एक्सिस जो फिक्स्ड होती है, उस एक्सिस के चारों तरफ अगर कोई एक पार्टिकल या बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, m इंटू आर का स्क्वायर, जिसमें m होता है मास ऑफ द बॉडी और r क्या होता है, r होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस से लेकर पार्टिकल तक का डिस्टेंस। तो m इंटू आर स्क्वायर हम कर देते हैं। तो m आर स्क्वायर जो पहली टर्म है ब्रैकेट खोलने के बाद, तो m आर स्क्वायर तो सीधा वैल्यू आ गई आई सी की, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर पॉइंट, प्लस अब आप देखोगे मास चेंज हो सकता है लेकिन h जो डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो हमने एच स्क्वायर को कॉमन ले लिया और एच स्क्वायर सिग्मा m, यानी कि समीशन हम सिर्फ m का कर सकते हैं, प्लस 2h कांस्टेंट है और r बॉडी का चेंज हो सकता है, किसी और अगर पार्टिकल थोड़ा दूर हो जाता है तो वो r चेंज हो सकता है। तो 2h सिग्मा m r। अब जो h है वो भी डिस्टेंस कम है और r भी बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बहुत ही कम आती है, बहुत ही कम आ रही है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये नेग्लिजिबल है, तो हम इसको 0 मान लेते हैं। तो हम कंसिडर कर लेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 0 है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आता है I इज इक्वल्स टू आई सी प्लस जितना भी मास था सबको हमने ऐड कर दिया, तो मास ज़्यादा वाला कितना बन गया, सारे मास का सम एक बड़े वाला मास, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कैपिटल M से। तो कैपिटल M से हमने बड़े वाला मास लिख दिया और एच स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 0, क्योंकि ये वैल्यू 0 आनी थी, क्योंकि r की वैल्यू पहले ही बहुत कम है और कम में कम मल्टीप्लाई होता है तो और वैल्यू और कम हो जाती है। करके देखना, 0.03 को मल्टीप्लाई करोगे 0.002 से तो और 0.0000 समथिंग आएगा, क्योंकि दो छोटी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से और छोटी वैल्यूज़ आ रही है। तो हम एम आर
का जो m नहीं है, h है बस, 2h सिग्मा r, m यहाँ पर काट देना है, r m गलत है, सिर्फ r है, तो 2h सिग्मा r। अब r को जब समेशन कर लेंगे तो भी छोटी वैल्यू ही है, और h की वैल्यू जब छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो एक छोटी वैल्यू ही आएगी, तो खास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ गई I इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर, ऐसी एक्सिस से जिसका सेंटर फिक्स्ड है, सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो आई सी है, प्लस एम मास हो गया और h हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, तो m इंटू एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था यहाँ से हमने ये डिराइव कर लिया, इसको आप रीड कर लो। तो हमने स्टार्टिंग से देखा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेसिकली क्या होती है। इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हमने फॉर्मूला देखा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन, उसके बाद देखते हैं कोई एक अगर हमारे पास रॉड है तो उस रॉड के लिए हम कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ रॉड कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का फाइंड अगर हम कर लेते हैं तो हम इसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रोड का क्या होता है, ये होता है 1/3 ml का स्क्वायर। 1/3 m मास होता है, जितना भी रॉड के अंदर मास है वो m, और l होता है लेंथ ऑफ द रॉड, कितनी लंबाई है, छड़ की कितनी लंबाई है वो l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/3 ml स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड एंड इट्स सेंटर इज गिवन एज। अब डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करते हैं रॉड और सेंटर के बीच में, बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम उससे एंड तक या फिर लास्ट तक या फिर उससे सेंटर से टॉप तक, यानी कि हाफ लेंथ का हम हाफ पोर्शन ले लेते हैं। तो h कितना होता है l/2, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड एंड इट्स सेंटर, ये कितना हो जाएगा, बिल्कुल हाफ। जितनी भी लेंथ है 10 मीटर है तो h हो जाएगी 5 मीटर, बिल्कुल हाफ। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम फाइंड कर लेते हैं आई सी इज इक्वल्स टू 1/3 ml स्क्वायर। ये हमने जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था रॉड का, तो 1/3 ml स्क्वायर माइनस
अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो I इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने आई सी की वैल्यू ली और एम एल स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/3 ml स्क्वायर। h है डिस्टेंस l/2 और हमें फाइंड करना है आई सी। तो फॉर्मूला से देखो I इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर है। ऊपर से फॉर्मूला देखो I इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर है। तो हमें रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है, यानी हमें I की वैल्यू तो पता है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है आई सी की वैल्यू, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई सी की वैल्यू आ जाएगी I माइनस एम एच स्क्वायर, I माइनस एम एच स्क्वायर। तो अब I की वैल्यू थी 1/3 ml स्क्वायर, तो हमने 1/3 ml स्क्वायर I की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। आई सी इज इक्वल्स टू I माइनस एम एच स्क्वायर। तो I की वैल्यू 1/3 ml स्क्वायर माइनस एम एच स्क्वायर। तो m मास सेम है, हमने m से लिख दिया। और h की जगह हमने क्या वैल्यू ली थी? h की जगह वैल्यू ली हमने l/2, तो m इंटू l/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई? 1/3 ml का स्क्वायर माइनस स्क्वायर कर दिया, l का भी स्क्वायर हो गया और 2 का भी स्क्वायर हो गया। तो ये m l/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 ml का स्क्वायर। तो अब 1/ml स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/3 माइनस 1/4, तो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 1/12 ml स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमने सबसे पहले I फाइंड किया 1/3 ml स्क्वायर, फिर h इज इक्वल्स टू l/2 और लास्ट में हमने आई सी इज इक्वल्स टू I माइनस एम एच स्क्वायर, ये करके एक रॉड के लिए हमने फाइंड कर लिया है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से किसी भी रॉड का हमने सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना यहाँ से सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इसका हिंदी वर्जन भी उसी में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।